तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 4 मार्च और 4 मार्च के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का जो इम्पोर्टेंट डे है वो है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। और मनाने का रीज़न क्या है? भारतीय सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, मतलब भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 4 मार्च को कौन सा डे है? नेशनल सिक्योरिटी डे। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बनाया जा रहा है दोस्तों 2021 में। तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये इसका 11वां संस्करण है। तो ये कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में मनाया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल का हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं और पश्चिम बंगाल की हर न्यूज़ सुर्खियों में चल रही है। तो अगर वहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वो भी हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जा रहा है? यह मनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में। टेक्निकल रिसेशन या तकनीकी मंदी क्या होती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं यह मंदी हो टेक्निकल रिसेशन क्या होती है। जब अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक 3-3 महीने से जैसे हमारी ग्रोथ का आकलन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो अगर 2 तिमाही तक मंदी में रहती है, मतलब हमारी ग्रोथ जो है 2 तिमाही में कम होती है। जैसे कि मान लो कि 10% की ग्रोथ है, तो अगर जनवरी फरवरी मार्च में आकलन किया गया तो यह 9% आई, और फिर अगली तिमाही अप्रैल मई जून में आकलन किया गया तो यह 7% आई। तो इस बार भी कमी और इस बार भी कमी। तो अगर 2 बार माइनस में जा रही है, मतलब दोनों बार ग्रोथ में डिग्रेडेशन हुआ है, तो वह कहलाती है दोस्तों तकनीकी मंदी। मतलब एक बार कम आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार 2 तिमाही तक, मतलब लगातार 6 माह तक माइनस में ग्रोथ जा रही है, तो वह तकनीकी मंदी कहलाती है। और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम तकनीकी मंदी की प्रक्रिया में चल रहे थे। आप सबने टेक्निकल रिसेशन वर्ड पेपर में पढ़ा होगा, तो हम चल रहे थे। लेकिन अब हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तकनीकी मंदी से बाहर आ गई है, क्योंकि 2020-21 की तीसरी तिमाही में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर जब जो तिमाही आई है, उसमें हमने वृद्धि दर्ज करी है 0.4% की। हालांकि वृद्धि बहुत कम हुई है, लेकिन हमने वृद्धि दर्ज करी है। मतलब पिछले, मान लो हमने 7.2% हमारी पिछली तिमाही में हमारी ग्रोथ रेट थी, तो वो अब के बढ़कर 7.6% हो गई है। मतलब 0.4% की थोड़ी सी वृद्धि दर्ज करी है, लेकिन इस बार हम माइनस में नहीं रहे हैं इस तिमाही में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम तकनीकी मंदी के दौर से, मतलब टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ चुके हैं, और धीरे धीरे हम अपनी रफ्तार, इकोनॉमी हमारी रफ्तार पकड़ने वाली है। एक बड़ी खबर थी दोस्तों, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में ऊँटों की संख्या में बड़ी कमी आ रही है। तो 2012 की ऊँटों की जो पशुगणना की गई थी, उसमें ऊँटों की जनसंख्या देखें तो 3,25,713 थी। जो 2019 में की गई पशुगणना में 2,12,739 रह गई है। तो लगभग 1-1.5 लाख ऊँट कम हो गए हैं। तो यह एक बहुत बड़ा चिंताजनक कारण हो जाता है। दूसरा कि ऊँट हमारा राज्य पशु का दर्जा भी ऊँट को दिया गया है, तो ऊँट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पशु हो जाता है। और किसी भी पशु की संख्या में कमी चिंताजनक है, और हमारे ऊँट की संख्या में कमी दर्ज हो रही है, तो यह भी सोचने का एक कारण है। तो कमी के कारण इन्होंने 2-3 दिए हैं कि रेगिस्तान में परिवहन के साधन हेतु आधुनिक साधनों का प्रयोग हो रहा है। पहले परिवहन हेतु क्या था कि ऊँट बहुत कम खर्चे में, मतलब बहुत कम पानी में कई दिनों तक रेगिस्तान में सफ़र कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि अब ऊँट की जगह नई तरह की तकनीकें आ गई है, कई तरह की गाड़ियाँ आ गई है जो रेगिस्तान में आसानी से चल सकती है। इसलिए ऊँट की ज़रूरत महसूस नहीं होती। पहले बीएसएफ भी जो रेगिस्तानी इलाके पर हमारी सीमा है, वहाँ पे मतलब ऊँटों का प्रयोग करती थी सेना की देखरेख के लिए। लेकिन अब बीएसएफ के पास भी कई तरह के, मतलब ये जो साधन हैं, मतलब ट्रैफिक के जो साधन हैं वो आ गए हैं। तो अब ऊँटों की आवश्यकता उधर भी नहीं रही है। दूसरा कि अगर ऊँटों का बाज़ार में मूल्य ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है, तो पशुपालकों के लिए भी उनकी उपयोगिता कम हो गई है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का उपयोग नहीं होता तो उनको खरीदने वाले कम हो जाते हैं, तो फिर पशुपालक उनको पाल के क्या करेंगे। और प्रजनन में भी ज़्यादा रुचि नहीं रही है। साथ ही ऊँटों की प्रजननशीलता में भी कमी आई है, क्योंकि
ऊँटनी को कोई पालना ही नहीं चाहता है। ऊँटनी का दूध भी अगर हम देखें औषधीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अभी तक सरकार ऐसे कोई प्रयास कर नहीं रही है कि उस दूध के लिए कोई स्पेशल मतलब उसका प्रमोशन किया जाए, स्पेशल डेयरी स्थापित की जाए। अगर ऐसा होता है तो ऊँटों की संख्या में फिर से वृद्धि हो सकती है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना होगा। ऊँट पालक प्रजातियों को स्पेशल मतलब इंसेंटिव्स देने होंगे ऊँटों के दूध को, या फिर पर्यटन के क्षेत्र में हम ऊँटों का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में ऊँटों का प्रयोग करके फिर से ऊँटों के संरक्षण का प्रयास हमें करना पड़ेगा। किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोस्तों, आर्कटिक जो हमारा दक्षिणी ध्रुव वाला महासागर है, इसे हम आर्कटिक महासागर बोलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो सभी जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपनी अनुसंधान शालाएँ वहाँ भी यहाँ खोल रखी है। भारत ने भी खोल रखी है मैत्री नाम से, है ना। तो और भी भारत की यहाँ पे 2 अनुसंधान शालाएँ हैं। तो दूसरी का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल फिर मैं डिस्कशन में बताती हूँ। तो ये जो ऐसे ही मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, किसके देश के द्वारा? रूस के द्वारा। तो वह ये जो अपना आर्कटिक क्षेत्र है, सॉरी, ये दक्षिणी ध्रुव वाला तो है अंटार्कटिका, और जो उत्तरी ध्रुव वाला है उसे बोलते हैं आर्कटिक। 1 मिनट में थोड़ा समय अपन के, जैसे कि ये यूरोप है, इधर भारत, ये अफ्रीका और ये अमेरिका, दोनों, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो ऊपर वाला बर्फ़ से जमा हुआ उत्तरी ध्रुव है इसे बोलते हैं हम आर्कटिक महासागर, और ये जो दक्षिणी वाला है इसे बोलते हैं हम अंटार्कटिका महासागर। तो हमारे जो अनुसंधान केंद्र है वो तो है अंटार्कटिका में, भारत के जो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आर्कटिक महासागर पर निगरानी रखने के लिए, तो आर्कटिक महासागर यहाँ रसिया है, अपन देख सकते हैं कि ऊपर उत्तरी ध्रुव के पास में रसिया है, तो कौन छोड़ सकता है? रसिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है उत्तरी ध्रुव का। तो रसिया ने अपना पहला ऐसा उपग्रह छोड़ा है जो आर्कटिक निगरानी की करेगा, मतलब आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करेगा। तो वह कौन सा देश है? रसिया वह देश है। PIB जो आता है पत्र सूचना ब्यूरो, ठीक है, पेपर इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी इसे बोलते हैं, कि प्रधान महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? इसके नए निदेशक बनाए गए हैं, वो है जयदीप भटनागर। तो जयदीप भटनागर को PIB के प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? अन्य खिलाड़ी तो हैं, बट क्रिकेट में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था दोस्तों जिन्होंने इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर्स किए हों। तो अपने विराट कोहली जी हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे हो गए हैं, तो वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एक इंडेक्स आया है लिंक्ड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021, है ना। तो इसने कुछ भारत की महिलाओं के बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले तो यह इंडेक्स पुरुष और महिलाओं की धारणा को लेकर, मतलब पुरुष और महिलाओं की क्या स्थिति है इसको उजागर करता है। तो इस इंडेक्स में कहा गया है कि 57 देशों का यह टोटल इंडेक्स है। इसमें महिलाओं को समान स्तर पर स्थान देने, मतलब महिलाओं को कैसा स्थान दिया जा रहा है, इस पर भारत का स्थान 52वां है। मतलब टोटल 57 देश थे और भारत का स्थान नीचे से 52 मतलब 52वां है, कि 52 स्थान पर हैं 57 देशों में हम महिलाओं को अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देने में। पहले स्थान की हम बात करें तो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। तो भारत की स्थिति बेहद ख़राब है, मतलब महिलाओं के साथ कार्य क्षेत्र में, वेतन में, इन सब में गड़बड़ी हो रही है और पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। दोस्तों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का नया नाम कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके इनको एक नया नाम दे दिया गया है, वह है संसद टीवी। अब लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी 2 अलग अलग टीवी नहीं होंगे, इनकी जगह एक ही टीवी होगा, वो है संसद टीवी। और इन दोनों के पहले जो CEO बनाए गए हैं वो है रवि कपूर। पहले CEO कौन होंगे संसद टीवी के? रवि कपूर। लोकसभा टीवी की अगर बात करें 2006 में स्थापित किया गया था और राज्यसभा टीवी 2011 में स्थापित किया गया था, परंतु आज के दिन में राज्यसभा टीवी ज़्यादा लोकप्रिय था। लोकसभा टीवी में लगभग 100 ही वर्कर काम करते थे, जबकि राज्यसभा टीवी में 200 से अधिक लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया है? तो इनको नाम दे दिया गया है संसद टीवी। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जिन भी दोस्तों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।